साहिल, तुम्हें इस महीने की पेमेंट तो मिल गई होगी। मुझे घर खर्च के लिए पैसे चाहिए और अतुल के लिए नई यूनिफॉर्म भी तो लेनी है। बेटा अब बड़ा हो गया है, यूनिफॉर्म छोटी हो गई है। कब तक पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाता रहेगा? तभी साहिल बोलता है, तुम्हें सबकी चिंता रहती है पर अपनी कोई चिंता नहीं है। कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। तुम्हें भी तो निशा की सगाई में जाना है, तुम्हें भी तो नई साड़ी लेनी होगी। घर में सबके बारे में सोचती हो, सबके लिए करती हो, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं, अपनी इच्छाओं को मार देती हो। पेमेंट मिल गई है और अतुल की न्यू यूनिफॉर्म भी आ जाएगी। मैं सोच रहा था इस बार तुम्हें भी नई साड़ी दिला दूं। साहिल, मैं नई साड़ी लेकर क्या करूंगी? पहले से ही मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं, वो भी सिल्क और नेट की। मैं वही पहन लूँगी। पहले मैंने कभी उन साड़ियों को पहना ही नहीं, वो सब नई ही रखी हैं। अब तो सिल्क और नेट की साड़ियों का फैशन भी है, मैं तो वही पहनूंगी। बेकार के पैसे खर्च करने का क्या फ़ायदा? इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं होता है। इन पैसों से मम्मी और पापा जी की 2 महीने की दवाइयाँ आ जाएंगी और तुम पर भी कोई भार नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अगले महीने अतुल के स्कूल की फीस भी तो जमा करनी है। अभी बहुत सारे खर्चे हैं, सोच समझ कर खर्चा करना होगा, जया ने कहा। जया की बात सुनकर साहिल यही बोला, हाँ तुम तो हमेशा ही सही बात करती हो, बचत की ही बात करती हो, खर्चे की बात तो सिर्फ मैं ही करता हूँ। मेरे मन में एक छोटी सी इच्छा थी कि इस महीने मैं तुम्हें नई साड़ी दिला दूँ। बहुत साल हो गए हैं तुमने नई साड़ी नहीं खरीदी है। कोई बात नहीं साहिल, तुम इतने निराश क्यों होते हो? नई साड़ी से भी ज़्यादा ज़रूरी घर में और भी खर्चे हैं, और जब पैसे होंगे तब साड़ी भी ले लेंगे। ये ख्वाहिश भी तुम्हारी पूरी हो जाएगी, जया ने समझाया। तो साहिल तो ये सुनकर सो गया, पर उसकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। बढ़ती महंगाई और इतनी कम सैलरी ने साहिल को भी झकझोर दिया था। साहिल एक प्राइवेट कंपनी में 15-16 हज़ार की नौकरी करता था। खर्चा भी बहुत था। घर में सास ससुर की बीमारियों का खर्चा और बेटे के स्कूल का खर्चा। बाकी के खर्चों में तो जैसे तैसे कटौती कर सकते थे, पर मेडिकल और स्कूल के खर्चों में 1 रुपए की भी कटौती नहीं हो सकती है। इसलिए जया भी चिंतित रहती थी। सास ससुर की अब उम्र हो गई थी, वहीं अतुल भी बड़ा हो रहा था। जया भी सोचने लगी कि उसे भी कुछ तो करना चाहिए ताकि घर खर्च आराम से चल सके। पति पत्नी दोनों को मिलकर घर की गाड़ी चलानी होती है और ये दोनों की जिम्मेदारी होती है। यदि पति की कमाई कम हो तो पत्नी भी तो हाथ बटा सकती है, पर सासू माँ को कौन समझाए? उन्हें तो मेरा काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब से इस घर में आई हूँ तंगी देखी है, और मैं खुद इतनी तो पढ़ी लिखी हूँ ही कि किसी भी स्कूल में मुझे नौकरी मिल सकती है, पर नौकरी तो दूर की बात, सासू माँ तो ट्यूशन के लिए भी तैयार नहीं होती हैं। उनके हिसाब से तो पत्नी को पति के कमाई में ही जैसे तैसे गुजारा करना चाहिए। पत्नी खुद काम करने लग जाए तो घर कौन संभालेगा, बच्चों को कौन संभालेगा? पर अब तो अतुल बड़ा हो गया है। अतुल अपने दोस्तों और पढ़ाई लिखाई में बिजी रहता है। अब तो मैं नौकरी कर सकती हूँ, कल बात करूँगी। ये सोचकर जया सो गई। सुबह उठकर वो घर के काम करने लगी। साहिल के जाने के बाद उसने घर का काम किया, अपनी सास से बात की। वो बाहर नौकरी करना चाहती है ताकि घर खर्च चल सके। ये सुनते ही
उसकी सास भड़क गई। तुझे घर पर जो भी करना है वो कर लो, पर बाहर जाने की सोचना भी नहीं। घर में हमें अकेला छोड़कर तू बाहर चली जाएगी तो घर कौन संभालेगा। जया अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी, पर उसने समझदारी से काम लिया और घर पर कमाने का सोचने लगी। साहिल जब शाम को घर आया तो उसने चाय पीते पीते इस बारे में बात की। साहिल, घर खर्च चल रहा है, पर कभी भी कोई अचानक मोटा खर्चा आ जाए तो बड़ी परेशानी हो जाती है। मैं अगर घर पर ही रहकर ट्यूशन पढ़ा लूँ, ट्यूशन से अच्छी कमाई भी हो जाएगी और मेरे पास जो ज्ञान है वो दूसरों के काम भी आ जाएगा। अभी कुछ महीनों के बाद दीदी की बेटी की शादी भी है, उसमें भी खर्चा है और घर के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। साहिल ने सहमति दे दी और एक दिन अतुल स्कूल से घर आता है और टीवी चालू करके बैठ जाता है। टीवी चालू नहीं होती है तो वो अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, सबके पास बड़ा टीवी और मोबाइल है, हमारे घर में छोटा सा टीवी है जो कभी ढंग से चलता भी नहीं है। पापा से कहिए कि मुझे नया टीवी चाहिए। तो जया अपने बेटे अतुल को समझाती है कि अतुल, अब तुम बड़े हो गए हो, ऐसी ख्वाहिशें मत किया करो, टीवी में ज़्यादा समय मत बर्बाद किया करो। तुम्हें तो खेलने का बहुत शौक है, मैदान में जाकर खेला करो। घर में बैठकर टीवी देखने से तो अच्छा है उस समय को किसी अच्छे काम में लगाओ। वैसे भी टीवी खराब हो गया है तो ठीक ही हो जाएगा। कोई भी चीज़ खराब हो जाती है तो पहले हम उसे ठीक करवाते हैं, ना कि दूसरा नया ले आते हैं। बेटा, तुम पापा से नई टीवी के लिए मत बोलना, उन्हें बुरा लगेगा। वो तुम्हारे लिए अभी नई टीवी नहीं ला सकते हैं। तुम्हें टीवी देखने का शौक है, ना कि ज़रूरत। और टीवी तो बिना देखे भी ज़िंदगी आसानी से चल सकती है। इसलिए तुम जब बड़े हो जाओगे, कमाने लगोगे, तब तुम अपने शौक भी पूरे कर लेना। अभी तो पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दो। अतुल को बात समझ में आ गई और उसने फिर नया टीवी लाने की बात नहीं की। वो अब अपनी पढ़ाई और खेल पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। जया ने अब ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने दोपहर का समय रखा, जब सास ससुर आराम करते हैं और तब घर का कोई काम भी नहीं रहता है। ट्यूशन से थोड़ी बहुत कमाई होने लगी, पर वो इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि घर खर्च आराम से चल सके। साहिल अपनी ओर से अपनी कंपनी में पूरी मेहनत करता था और जया घर संभालने के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ा रही थी। इन सब के बीच वो अपने सास ससुर का भी अच्छे से ख्याल रख रही थी। थोड़े दिनों के बाद ट्यूशन के बच्चे भी बढ़ने लगे थे और कमाई भी बढ़ रही थी, पर ये सब करते हुए जया को सुबह से लेकर रात तक लगना पड़ता था। फिर भी वो पूरा काम करती थी। उसकी मेहनत और काम देखकर एक दिन सासू माँ कहने लगीं कि अब साफ सफाई के लिए किसी काम वाली बाई को रख लो, थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो जया कहने लगी, मम्मी जी, पैसे आने शुरू ही हुए हैं कि आप खर्चे की बात कर रही हो। साफ सफाई तो आधा घंटे में हो जाती है, उसके लिए काम वाली बाई रखने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो ये भी फालतू का खर्चा ही लगता है। फिर घर में कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो घर में गंदगी फैलाता हो। घर साफ रहता है और मैं कर भी लेती हूँ। वैसे भी हाथ पैर चलाते रहना चाहिए, मैं कर लूँगी। थोड़ा शरीर फिट रहता है। ट्यूशन पढ़ाते वक्त भी बैठी ही रहती हूँ, मेरा वजन न बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि मैं झाड़ू पोछा खुद से ही कर लूँ।
मम्मी जी, इन्हीं खर्चों में से कटौती करके फालतू खर्चे से बचा जा सकता है। अब अतुल बड़ी क्लास में जा रहा है, इसकी पढ़ाई का खर्चा बढ़ेगा, तो मुझे उसके लिए पैसे बचाने होंगे। अपनी बहू के मुंह से समझदारी की बातें सुनकर जया की सास खुश हो गई। बहू, जब तू इतनी मेहनत कर रही है तो थोड़ी मेहनत मुझे भी करने दे। आज से मैं साग सब्जी काट लूँगी और जो थोड़ा बहुत हो सकेगा वो मैं तेरी मदद कर दूँगी, क्योंकि मैं दिन भर घर में फालतू ही बैठी रहती हूँ और सारा काम तू ही अकेली करती है। फिर हमारा भी बुढ़ापा है तो हमारे भी हाथ पैर चलते रहने चाहिए। कुछ महीनों के बाद अतुल हाई स्कूल अच्छे नंबरों से पास हो जाता है और वो आगे की पढ़ाई के लिए 2 ट्यूशन लगा लेता है। तो जया ने जो पैसे जोड़े हुए होते हैं वो एक मुश्त फीस जमा करवा देती है, तो साहिल पर कोई भार नहीं आता है। अतुल ट्यूशन जाने लगता है और अच्छे से पढ़ाई करता है। एक दिन ट्यूशन से आकर अतुल बोलता है, मम्मी मुझे स्कूटी दिला दो, इससे मेरा ट्यूशन जाने का और आने का समय बचेगा, तो पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे पाऊँगा। तब जया उसे फिर से समझाती है, बेटा तेरा कितना समय बचेगा, वैसे भी ट्यूशन सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है और तुम वहाँ साइकिल चलाकर भी तो जा सकते हो। इससे तुम्हारा शरीर भी फिट रहेगा और सुबह से रात तक तू पढ़ता ही तो रहता है, कोई एक्सरसाइज भी तो नहीं करता है। और मैं तेरे पापा को स्कूटी दिलाने को नहीं कह सकती हूँ, अभी इतने पैसे नहीं हैं। फिर उसके बाद उसमें पेट्रोल का भी तो खर्चा आएगा, इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम साइकिल से ही जाया करो। अतुल को बात समझ में आ जाती है और वो फिर जिद नहीं करता है। जया की ट्यूशन क्लास चलती रहती है। कुछ महीने निकल जाते हैं। एक दिन जया की ननंद घर आती हैं और वो बेटी की शादी की बात करती हैं। बात करते करते एक लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट जया को थमा देती हैं, जिसे देखकर जया हैरान रह जाती है। उसमें लिखा था 21 साड़ियाँ, सोने के झुमके, सोने की अंगूठी, चांदी की पायल और शगुन के 21 लिफाफे। ये सब साहिल कैसे करेगा? साहिल तो ऑफिस से आया भी नहीं था। जया ने अपनी सासू माँ से कहा कि दीदी की इतनी मांग को साहिल कैसे पूरा कर पाएंगे, आप उन्हें समझा दो, मैं कहूँगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। सास को घर की स्थिति पता थी, तो उन्होंने भी अपनी बेटी को समझाया कि साहिल और जया इतना नहीं कर पाएंगे। वो 5 साड़ियाँ, एक जोड़ी चांदी की पायल और 2 शगुन के लिफाफे ही लाएंगे। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर बेटी मान गई, पर यही बात जया कहती तो शायद ननंद रानी को बहुत बुरा लगता। सब लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो गए। जया ने साड़ियाँ अपने पास से ही निकाल दी, जो कभी उसने पहनी ही नहीं थी, और चांदी की पायल सासू माँ ने निकाल कर दे दिया। साहिल ने शगुन के लिफाफे दे दिए। इस तरह साहिल पर कोई ज़्यादा भार भी नहीं आया, वरना बहन की बेटी का दहेज का सामान लेने के लिए उसे उधार लेना पड़ता, फिर उसे चुकाने में सालों लग जाते। जया ने समझदार पत्नी बनकर अपने पति के चेहरे पर सिकन तक नहीं आने दी। शादी से सब लोग आए थे कि एक दिन साहिल ऑफिस से आया तो वो बड़ा उदास था। पूछने पर पता चला कि वर्कर की कंपनी में छटनी हुई है, तो उसे भी काम से निकाल दिया गया है। परिवार में जो कमाई आती थी अब वो भी बंद हो गई। साहिल एकदम निराश हो गया था, पर जया ने हिम्मत नहीं हारी
उसने अपने पति को समझाया और कहा कि मुसीबत में इस तरह निराश नहीं होते हैं। ईश्वर ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा जरूर खोल देगा। रात को जया सो नहीं पाई, सुबह तक सोचती रही। दोपहर को जब ट्यूशन के बच्चे आए तो जया का दिमाग दौड़ा। उसने साहिल से कहा कि तुम भी ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा लेते? तुम्हारी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, तुम्हें तो ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। अब देखो ना, मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनमें से अंग्रेजी विषय के लिए भी आते हैं, इसलिए तुम अलग से अंग्रेजी की क्लास ले लो। कुछ को केवल अंग्रेजी ही पढ़ना रहता है। साहिल को भी अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी तो उसने भी लोगों से संपर्क किया और धीरे धीरे बच्चे आने लगे। वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाता था, इसीलिए कोचिंग पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ गई। अब दोनों मिलकर बहुत अच्छा कमाने लगे थे। उन्होंने अलग से एक किराए पर घर ले लिया और अब और टीचरों को भी पढ़ाने के लिए रख लिया। अब उनका कोचिंग सेंटर शहर का नामी कोचिंग सेंटर बन गया था। वहाँ स्टूडेंट की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे ऊंची नौकरी करने लगे। आज बहुत शुभ दिन था। उनके कोचिंग सेंटर का स्थापना दिवस था। जया तैयार हो रही थी। तभी साहिल ने जया को एक पैकेट दिया। मेरी तरफ से ये गिफ्ट तुम्हारे लिए, मेरी छोटी सी ख्वाहिश। साहिल जया के लिए नई साड़ी लाया था, जिसे देखकर जया की आंखें खुशी से भर आईं। उसने वो साड़ी पहन ली और नीचे आ गई। सारा मीडिया भी आया था। साहिल जी, आपने इतना बड़ा कोचिंग सेंटर खोल दिया, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? आपने ये सब कैसे किया? आजकल आप कुछ गरीब बच्चों को भी निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। साहिल अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए बोला, इसका सारा श्रेय मेरी पत्नी को जाता है। मैं बहुत नसीब वाला हूँ जो मुझे ऐसी पत्नी मिली जिसने मेरी कम सैलरी में भी कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी मुझे ताना नहीं मारा, कभी मुझसे नाराज नहीं हुई। मेरी खुशियों को अपनी ख्वाहिशों से हमेशा ऊपर रखा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरी पत्नी ने हर समय मेरी जिम्मेदारियों के बोझ को हल्का रखा और बराबर बांटकर सहयोग किया। जया ने मेरे बुरे दिनों में भी मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया और मुझे संभाला, मुझे हिम्मत दी। जब मेरी नौकरी चली गई थी तो हौसला दिया और मैं बच्चों को पढ़ाने लगा और आज इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि हमारा अपना कोचिंग सेंटर है। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है और अब मेरे बेटे ने भी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब वो भी इसी कोचिंग सेंटर से जुड़ेगा और बच्चों को पढ़ाएगा। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। साहिल के माता पिता भी अपने बेटे बहू की सफलता को देखकर बहुत खुश थे। दोस्तों, पत्नी अगर चाहे तो उसका पति ऊंचाइयों को छू सकता है। हमारे समाज में जिन पतियों की कमाई कम होती है, कुछ पत्नियां उन्हें ताने मार मार कर उनका जीना हराम कर देती हैं। पति पत्नी को दोनों को कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ख्वाहिशों का तो कभी कोई अंत ही नहीं होता है। दोस्तों, आप सबको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रीचा वाइस।